सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जो हमने जनरल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका जो ये पार्ट है, पार्ट 10 है। तो इसमें आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट के कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, लाइट कैसे काम करते हैं और वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी एसएससी के द्वारा 20,000 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो उन्होंने अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो इस बार का जो मेन का पेपर रहेगा उसमें आपके पास जो पेपर में जीएस जो रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो है पहले जीएस नहीं रहता था मेन के पेपर में, तो इस बार से जीएस भी आएगा। तो जो बच्चे जीएस को लाइटली लेते थे तो उनसे मैं एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उसको लाइटली ना लें, क्योंकि वो आपकी मेरिट को बनाएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। और इस सीरीज़ के लास्ट में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे जो पीवाईक्यू रहेंगे हमारे। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपका जो हमारे पास एमसीक्यू वाली वीडियो आए उसमें आपका कोई क्वेश्चन गलत ना रहे। ठीक है, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कि जो हमारे पास हीट है वो कैसे ट्रांसमिट होती है। मतलब कि जो हमारे पास गर्मी है उसका संरचन कैसा होता है, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो। अब हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी रोड को हीट करते हैं, यहाँ से उसको गर्म करते हैं, तो वो जो हीट है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ ये वाला एंड भी उसका गर्म हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। कि हीट एक प्लेस से दूसरे स्थान तक जाती है, उसको क्या बोला है, ट्रांसमिशन हीट। बात समझ में आई कि हमने तो भाई एक एंड को गर्म करा था और इसका दूसरा जो सिरा था वो भी गर्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो मॉलिक्यूल थे उन्होंने अपनी एनर्जी अगले मॉलिक्यूल को दी, अगले मॉलिक्यूल को दी। इस तरह से ये क्या हुई, जो हमारे पास हीट थी उसका क्या हो गया, ट्रांसमिशन। मतलब जो हीट है हमारी वो ट्रांसमिशन कहाँ से होगी, हॉट एंड से लेकर हॉट से कहाँ की तरफ फ्लो करेगी, कोल्ड की तरफ। कि जो गर्म होगा वहां से कहाँ जाएगी, ठंडे की तरफ। अब जो हमारे पास सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, जो हमारे पास सॉलिड होती है, उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है उस फिनोमिना को बोला जाता है कंडक्शन प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि हमारे पास जो कंडक्शन प्रोसेस होती है वो किसके बीच में होती है, तो किसके बीच में होती है, सॉलिड। पेपर में पूछा जाएगा कि जो हीट ट्रांसमिशन होती है सॉलिड के बीच में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंडक्शन। ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि जो गैस और लिक्विड के बीच में, जो गैस और लिक्विड के बीच में जो प्रोसेस रहती है हीट को ट्रांसफर करने की, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो रूम में जो वेंटिलेटर्स होते, दे आर प्रोवाइड टू एस्केप द हॉट एयर बाय द कन्वेंशन। कि हमारे पास जो वेंटिलेशन रखी होती है रूमों में, वो क्यों रखी होती है, कि कमरे के अंदर होती है गर्म हवा, और वो गर्म हवा को कहाँ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कन्वेंशन बोला जाता है। ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड और गैस के बीच में जब भी हमारे पास हीट का ट्रांसमिशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कन्वेंशन प्रोसेस बोला। और सॉलिड के बीच में जब हीट का ट्रांसमिशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कंडक्शन। अब लास्ट है हमारे पास रेडिएशन। अब जो हीट आती है हमारे पास सूरज से, जो धरती तक जो हीट आती है वो किस प्रोसेस से आती है, रेडिएशन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो रेडिएशन प्रोसेस है उसको होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। या ऐसे पूछ लेंगे कि जो हमारे पास रेडिएशन होता है वो किस किस कहाँ पे होता है, सॉलिड में होता है कि लिक्विड में होता है, या हमारे पास गैसेस में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ होता है जी, वैक्यूम में होता है। कहाँ पे होता है, वैक्यूम में। ना तो इसको सॉलिड की जरूरत होती है, ना किसी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ना किसी लिक्विड की जरूरत पड़ती है, ना ये गैसेस के बीच में होता है। तो जो हमारे पास रेडिएशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे पास वैक्यूम में। जैसे आप किसी भी हीटर के आगे बैठते हो, ठीक है जी, हीटर के आगे बैठते हो तो जो आपके हाथ है वो गर्म हो जाते हैं। तो उसके बीच में क्या है, हमारे पास रेडिएशन प्रोसेस होती है। क्या होती है, वो किस प्रोसेस से आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, रेडिएशन प्रोसेस से। अब सन से जब आप जो लाइट आती है उसके बीच में आपको गर्मी महसूस होती है, मतलब हीट आती है, तो आपको गर्मी लगती है। तो कि वो जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेडिएशन प्रोसेस बोला। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पता चला होगा कि कंडक्शन सॉलिड में होती है, कन्वेंशन लिक्विड और गैस में होती है, और जो रेडिएशन है वो हमारी वैक्यूम में रहती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब लाइट क्या होती है। ठीक है जी। लाइट हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास मटेरियल होता है। लाइट कैसे करती है, एक एनर्जी होती है किसकी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये प्रोपेगेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और लाइट किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स वेव ने, ट्रांसवर्स वेव होती है। मैंने आपको पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ठीक है जी। अब लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और वो क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, मतलब मूव करती है कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। मैंने क्या बोला था कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो पिछली वीडियो देख लें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा मीन्स कि इसकी एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बनाते हैं। क्लियर है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बनाती है। तो लाइट जो होती है वो क्या होती है, एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास जो लाइट होती है वो किस नेचर की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वेव होती है, और इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। अब ट्रांसवर्स हमारे पास वेव क्या होती थी, उसमें एक क्रस्ट हुआ करता था और एक ट्रफ हुआ करता था। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो इस पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते थे क्रस्ट, और जो हमारे पास नीचे वाला था उसको बोलते थे हम ट्रफ। तो जो हमारे पास लाइट बनती है वो कैसे बनती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के द्वारा बनाई जाती है। उसको क्या बोला जाता है, वन ट्रांसवर्स। जो हमारे पास स्पीड रहती है, जो हमारे पास गति रहती है किसकी, प्रकाश की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है जी, वैक्यूम में होती है। कहाँ पे होती है, वैक्यूम और हवा में होती है। तो वो कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पेपरों में ये क्वेश्चन रहता है कि जो लाइट की स्पीड रहती है वो हवा या वैक्यूम में कितनी रहती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्पीड है किसकी, लाइट की, वैक्यूम और किसमें, एयर में, हवा में, तो वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे पास सूर्य से जो लाइट आती है उसको धरती तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। कि वो जो हमारे पास सन से जो रेज आती हैं उसको धरती तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेती हैं, तो कितना टाइम लेती हैं, 8 मिनट 19 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास इसके लाइट के कुछ फिनोमिनाज हैं कि लाइट कैसे काम करती है, कौन कौन से फिनोमिनाज है। सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परिवर्तन। अब क्या होता है कि हमारे पास प्रकाश का परिवर्तन कैसे होगा, कि हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ पे हमारे पास लाइट पड़ती है और वहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। ये देखिए आपके पास ये डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है। इस डायग्राम में ये हमारे पास मिरर है, ये हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है, मिरर दे के रखा हुआ है। ठीक है। अब मिरर हमारे पास ये है, और इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से लाइट आएगी और ये हमारे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। इसको बोलते हैं मिरर। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा पॉलिश्ड होगा, यहाँ पे लाइट गिरेगी, यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी। ठीक है। अब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट पड़ी और क्या हो गया, बाउंसिंग बैक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी लाइट थी, इंसिडेंट लाइट थी। तो ये एंगल क्या आया, इंसिडेंट एंगल आया। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके निकली तो ये क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया। और ये जो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नॉर्थ। तो देखिए बोला गया है कि द व्हेन द रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड लाइट रे बाउंसिंग बैक, कि जो हमारे पास लाइट रे थी वो क्या होगी, बाउंसिंग बैक होगी। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। इंसिडेंट रे दैट लैंड ऑन द सरफेस रिफ्लेक्टिंग ऑफ द सरफेस द रे इज बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे। कि जो हमारे पास रे थी जो इंसिडेंट करी सरफेस पे और वहां से क्या होगी, बाउंस बैक होगी, तो उस रे को हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को क्या बोला जी, रिफ्लेक्टेड रे। और जो लाइट आई थी जो सरफेस पे इंसिडेंट करी थी उसको क्या बोला, इंसिडेंट रे। क्लियर है जी।
इंसिडेंट जो हमारे पास रे थी। क्लियर है। अब इंसिडेंट जो रे थी हमारे पास, इसने क्या किया, इंसिडेंट करी किसी पॉइंट पे और वहां से बाउंसिंग बैक होगी तो उसको रिफ्लेक्टेड। अब इसके दो लो है हमारे पास। अब लो क्या बोलते हैं, इन जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के जो लो हैं क्या बोलते हैं, बोला जाता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखिए क्या बोला गया कि जितने एंगल पे हमारे पास लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट। और जो हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ अ रिफ्लेक्ट। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये एंगल दे के रखे हुए हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई लिखा हुआ है और जो ये आर है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। अगर ये 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है तो जो रिफ्लेक्ट करेगी वो भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर है जी बात। दूसरी बात क्या बोली गई, दूसरा लॉ क्या बोलता है इसका, कि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, जो हमारे पास नॉर्मल है और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करते हैं। क्लियर है बात। ये देखिए कि हमारे पास इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, कि ये तीनों के तीनों कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाइज कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास इसका सेकंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक बात समझ में आई कि पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है जी। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास यहां से देखिए दूसरा लॉ बोलता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो दोनों की दोनों, वो तीनों की तीनों और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाइज करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है उसमें देखिए ये डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, ये इक्वल रहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, कि हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, उसका क्या उसमें क्या क्या सी इमेजेस बनती हैं। देखिए जो इमेज बनाई जाती है प्लेन मिरर के द्वारा वो हमेशा क्या बनाई जाएगी, इरेक्ट मतलब सीधी, और जो हमारे पास वर्चुअल मतलब वास्तविक, कि हमारे पास जो भी हमारे पास जो समतल हमारे पास दर्पण होगा उसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो सदैव क्या होगा, सीधा होगा और मतलब हमारे पास आभासी होगा, वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर में ऐसी इमेज बनती है। इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, तो कैसी बनती है, हमेशा सीधी बनेगी और कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। दूसरा पॉइंट है कि जो इमेज का साइज होगा एंड जो हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो सभी के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल। क्लियर है बात है कि जितना मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा, अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास 5 सेंटीमीटर का है तो जो मेरे पास प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी, जो ये इमेज बनेगी, इसका साइज भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोली गई, नेक्स्ट बात क्या बोली गई कि जितनी दूर मैंने ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, मतलब उसका प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आई कि अगर मेरे पास ये मिरर है, अगर मैंने इमेज यहाँ पे रखी है, ये कोई बंदा खड़ा है, अगर ये यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, जो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कितने पे बनेगी, कितने वहां पे बनेगी, 5 मीटर पे ही बनेगी। ध्यान में रखना, ना तो आगे होगी ना तो पीछे होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा या बिंब रखा वस्तु रखी जाएगी तो उसकी जो छवि है वो भी कहाँ बनेगी, उतनी ही दूर बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास इसकी जो प्रतिबिंब होता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज आर ऑब्टेन्ड, कि हमारे पास कभी कभी जो है इसकी जो इमेजेस बनती है वो कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है, मतलब जो उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है। अब और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट
कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, बता देता हूं कि हमारे पास अगर हमें ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के एग्जाम में कि हमारे पास अगर फुल इमेज देखनी हो, कि अपनी फुल इमेज देखनी हो, फुल इमेज देखनी हो, तो जो मिरर होता है, जो मिरर की हाइट होनी चाहिए, इसकी मिरर की हाइट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट होनी। क्लियर है? अगर मेरे पास मिरर की बंदे की हाइट h है, तो मिरर की हाइट जो होगी, अगर कोई पर्सन है उसकी हाइट कितनी है, h है, तो मिरर की हाइट क्या होगी, h/2 होगी। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हमें फुल इमेज देखनी है, तो जो हमारे पास दर्पण होता है उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की आधी होनी चाहिए। अगर कोई बंदा 6 फीट का है, अगर उसको अपनी फुल इमेज देखनी है, तो जो हमारे पास मिरर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 का आधा। 6 का आधा मतलब 3 फीट का मिरर होगा, तो हम अपनी फुल इमेज को देख, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं प्लेन मिरर में, वो कितनी बनेगी, n इजिकल टू 360 ओवर में थीटा माइनस में 1। अब आप कहीं भी किसी भी वहां पे गए होंगे ट्रायल रूम में, तो वहां पे मिरर लगे होते हैं, ठीक है, मिरर ऐसे भी लगे होते हैं, तो आमने सामने भी मिरर होते हैं, तो वो आपस में जैसे दो मिरर हैं उनको हमने परपेंडिकुलरली लगाया हुआ है, तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। परपेंडिकुलर का मतलब 90, तो जो हमारे पास n की वैल्यू आई वो कितनी आई, 90 अपॉन में 360, तो मतलब हमारे पास आ गया 4, 4 माइनस में 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी उस केस में, अगर दो मिरर हमारे पास परपेंडिकुलर में लगे हुए हैं, तो पेपर में पूछा जाएगा कि आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी, तो कितनी बनेगी, 3। तो जितने भी एंगल पे, अगर बोल दिया 60 डिग्री पे हमने दो मिरर को लगाया हुआ है, हाउ मैनी इमेजेस फॉर्म, तो 60 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया 6, 6 माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी कितनी इमेजेस बनेगी जब हमने मिरर को परपेंडिकुलरली लगाया हुआ है या एंगल किसी पे लगाया हुआ है। अब कहा गया कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से मूव करता है, तो जो हमारे पास रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज मूव्स टूवर्ड्स द स्पीड ऑफ 2v, कि अगर कोई वस्तु एक समतल दर्पण की और गति b है, उसकी वेलोसिटी क्या है, b है, के साथ चलती है, तो वस्तु की जो संक्षेप छवि 2b गति से चलेगी। इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई भी मतलब जैसे मिरर है, प्लेन मिरर है, अगर ये ऑब्जेक्ट बी वेलोसिटी के साथ प्लेन मिरर की तरफ जाता है, तो जो इसकी इमेज है वो 2b के साथ आगे मूव करेगी। क्लियर है? तो जितनी जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट b वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसकी इमेज किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, 2b वेलोसिटी मूव करेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास मिरर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर बोला जाता है, गोलाकारी दर्पण जो होते हैं। पहला होता है कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हमारे पास यहाँ पे ये कनकेव, कनकेव जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं अवतल। तो अवतल क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये अंदर वाला, मतलब केव मतलब गुफा। तो देखिए केव क्या होती है, गुफा होती है, तो गुफा मतलब अंदर वाला। तो ये वाला जो सरफेस होगा इसका क्या होगा, इसका जो ये वाला सरफेस होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब लाइट यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और बाहर वाला जो इसका ये रह गया, इस पे क्या किया होगा, पॉलिश किया होगा। तो याद रख लेना, कनकेव, केव मतलब गुफा, तो गुफा मतलब अंदर वाला। तो गुफा के अंदर वाला बंदा कहाँ जाएगा, गुफा में जाएगा। तो गुफा के अंदर वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा, हमारे पास लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और बाहर वाला क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगा। अब उसका उल्टा कि अंदर वाला पॉलिश हो जाएगा और बाहर वाला रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, जो हमारे पास उत्तल लेंस होगा, ठीक है जी। उत्तल लेंस का हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास उत्तल लेंस होगा उसका ये वाला सरफेस,
जो यहाँ पे देखिए ये अंदर वाला क्या होगा, इसका पॉलिश्ड होगा, और जो बाहर वाला होगा वो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। क्लियर है जी बात। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसकी मतलब कनकेव में कैसी इमेज बनती है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सॉरी, कन्वेक्स कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है जी, कनकेव कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कन्वेक्स कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब कनकेव क्या होता है, अब हमारे पास मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास कनकेव मतलब गुफा, तो हमारे पास जो लाइट आएगी, देखिए यहाँ पे ये कनकेव है मतलब गुफा है, तो इसका अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको बोलते हैं पोल, जहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो हमारे पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है वो होता है r। ठीक है जी, यहाँ कहीं पे होता है इसका फोकस। जो हमारे पास पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, एफ को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। ठीक है जी, फोकल लेंथ हमेशा जो हम डिस्टेंस लेते हैं कहाँ से लेते हैं, पी से लेते हैं। और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस होता है। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस। तो ये पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए जो हमारे पास रेडियस होता है वो कितना होता है, 2 टाइम ऑफ फोकस होता है। याद रख लेना, पेपर में ये रिलेशन पूछी जा चुकी। क्लियर है बात। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये कौन सा लेंस है, कनकेव है। यहाँ पे हमारे पास जो लाइट यहाँ पे ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे इंसिडेंट करी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, और यहाँ से इसके फोकस से पास होगी। ठीक है, और एक लाइट आएगी जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और जिस रास्ते जाएगी और उसी रास्ते ये वापिस आ जाती है। तो जहां पे ये मिलते हैं वहां पे बनती है इमेज ए बी। तो इसकी ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गई, इमेज बन गई। क्लियर है जी। अब हमारे पास इमेज कौन कैसी बनी, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और जब हमारे पास मिरर के इस तरफ बनती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, तब हमारे पास इमेज क्या होती है, रियल होती है। क्या होती है, रियल। अगर इस तरफ बने, पीछे बने, मिरर के पीछे बने, तो क्या होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है जी, ध्यान में रख लेना, अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है तो रियल होती है, अगर पीछे बनती है तो वर्चुअल होती है। क्लियर है। अब हमारे पास जो यहाँ पे देखिए जो इमेज है, when the concave image is placed very close to the object, magnified, erect and virtual image is obtained। अगर इसमें देखिए सभी केसेस में जो इमेज रहती है वो हमारे पास रियल ही रहती है, बट एक केस में, ये इंपॉर्टेंट केस है, कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास रख दिया जाए, किसके पास, कनकेव मिरर के पास, तब हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ये इस केस में आगे आएगा। ठीक है, ये केस मैं आपको सब समझाऊंगा कि हमारे पास जो इमेज कनकेव में बनती है वो हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनती है। ठीक है, बाकी सभी केसेस में रियल बनती है, बट एक केस को छोड़कर। वो केस कौन सा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया है, बहुत ही पास रख दिया है, किसके, कनकेव मिरर के, तब हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। एक ही इसका केस होता है जब हमारे पास जो इमेज है वो सीधी और आभासी बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो तब बनता है जब हमने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को बहुत ही पास रख दिया है, किसके, मिरर के, तब। अब इस मिरर को और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है कनकेव मिरर। ध्यान में रख, सुनी, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है इसको, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मतलब एक जगह इकट्ठा करना। तो जो जितनी भी लाइट होती है उसको कहाँ इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखते हैं हमें। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट आती है उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि किस लेंस को कन्वर्जिंग मिरर कहा, सॉरी, किस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कनकेव को। यहां से ध्यान रख सकते हो, कनकेव है, कनकेव मतलब कन्वर्जिंग।
क्लियर है बात? तो कनकेव क्या है यहाँ पे? कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका जो यूज है कहाँ कहाँ किया जाता है। उससे पहले हमारे पास इसमें ये बताया गया है कि इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, द साइज ऑफ द इमेज रिड्यूस एंड द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड। ठीक है जी। अगर कहा गया कि हमारे पास जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी? रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। अब इसके सारे केस है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें जो इमेज बनती है हमेशा क्या बनती है? हमेशा जो इसकी इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा कैसा बनता है? रियल बनती है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसके लिए? कनकेव के केस में। बट एक ही केस है जब हमारे पास उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कब बनेगी? जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही पास रख दिया जाएगा कनकेव के पास। इसके आगे केस आएंगे। अब हमारे पास जो इमेज फॉर्म्ड इन द कनकेव मिरर इज स्मॉल और लार्ज एंड कैन बी रियल और वर्चुअल। यही बताया मैंने आपको कि इसमें जो इमेज है वो वास्तविक भी बनती है, छोटी भी बनती है और लार्ज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। ठीक है, आभासी भी बनेगी, वास्तविक भी बनेगी। और वो मैंने आपको केस भी बता दिए कि अगर ऑब्जेक्ट को बड़ी दूर रखा हो, बोला गया कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? इन्फिनिटी पे है। कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बात ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा चुका है। और इसके जो केसेस है वो मैं आगे आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा भी। तो अभी तक इतना ध्यान में रख ले कि हमारे पास जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर रखा जाएगा तो हमारे पास जो इमेज बनेगी, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर इमेज को पास रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास सीधा बनेगा और जो हमारे पास आभासी बनेगा। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट है हमारे पास, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास इसका यूज कहाँ किया जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा दाढ़ी बनाने वाला जो आईना होता है, ठीक है, उसमें किस मिरर का यूज किया जाता है? कनकेव का। जो हमारे पास हेड हेड मिरर होता है, जो गाड़ियों के गाड़ी जो होती है उसके ऊपर जो मिरर लगा होता है वो भी कौन सा होता है? कनकेव होता है। जो डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, जो कान के डॉक्टर हो गए, ठीक है, जो नाक के डॉक्टर हो गए, दांत के डॉक्टर, उन्होंने जो यूज करते हैं उसमें भी कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कनकेव। जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरबीन होती है उसमें भी कौन सा लेंस मिरर यूज किया जाता है? तो कौन सा मिरर यूज किया जाता है हमारे पास? कनकेव। जो हमारे पास गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें भी कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कनकेव। जो हमारे पास सोलर भट्टी होती है उसमें भी कौन सा मिरर यूज किया जाता है? जो हमारे पास है कनकेव। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन चुका है कि हमारे पास कौन सा जो मिरर है कहाँ पे यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? हमारा कनकेव। अब नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास कनकेव का उल्टा, जो हमारे पास इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बाहर वाला और पॉलिश कौन सा होगा? अंदर वाला। क्लियर है? तो इसमें जो हमारे पास इस मिरर को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रे को फैला देता है। डाइवर्ज करना फैलाना होता है। तो अब हमारे पास इसको क्या कहा जाता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि डाइवर्जिंग मिरर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हमारे पास कन्वेक्स। अब इसमें जो हमारे पास इमेज बनती है, जो इसकी जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा वर्चुअल बनता है, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बोला मैंने? कि जो हमारे पास उत्तल दर्पण है, कौन सा? उत्तल दर्पण में को आभासी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दर्पण प्रकाश की किरणों को अपरिवर्तित कर देता है जब वे उसकी प्रवर्तिक सतह पे टकराती है, मतलब उसको बिखेर देता है। ठीक है, अब जो आभासी है ये सीधा, मतलब जो इसकी इमेज होगी आभासी रहेगी, मतलब वर्चुअल रहेगी, सीधी रहेगी और छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंसों में बनता है, भले ही वस्तु और दर्पण के बीच में दूरी कुछ भी हो।
बोला गया कि हमारे पास जो, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि हमारे पास जो ये इमेज बनेगी किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, वो हमेशा कैसी बनेगी, कैसी बनेगी जी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, किसके लिए, उत्तल दर्पणों के लिए। चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट जितनी भी दूर रखा हो, हमेशा जो इमेज रहेगी उसकी वो कैसी रहेगी, ऐसे ही रहेगी। क्लियर है जी बात। अब जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, और उसके बाद मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, मिरर फॉर्मूला। मैंने आपको वो तो रिलेशन बता ही दी कि रेडियस और उसके बीच में क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम होता है फोकल लेंथ। और जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/t, कि हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। ध्यान में रख लेना कौन सा फॉर्मूला है ये, मिरर फॉर्मूला। पेपर में पूछ लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यू एफ इसमें फोकल लेंथ होती है, यू इसमें क्या होता है, जहां जो डिस्टेंस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बी हमारे पास क्या होता है, जहां पे इमेज का डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस हमेशा हम कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं। कहां से लेते हैं, पोल से। और पोल कहां होता है, यहाँ। क्लियर है जी बात। अब हमारे पास ये पोल होता है, इसका हमारे पास ये मिरर फॉर्मूला आ गया। अब जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है उसका कहाँ यूज किया जाता है, एग्जाम्पल, हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे किया जाता है, कि उत्तल लेंसों को कहाँ यूज किया जाता है, जो हमारे पास सन ग्लासेस, जो धूप के चश्मे होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। जो हमारे पास गाड़ियों का जो मिरर होता है, जो जिसको ड्राइविंग मिरर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ड्राइविंग मिरर या रेयर व्यू मिरर, जो हमारी साइड में लगा जो होता है, जो पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि अगर वहां पे 50 गाड़ियां भी होंगी तो भी आपको दिख जाएंगी आपके उसमें, क्योंकि वो इमेज का साइज छोटा कर देता है और और उनको इकट्ठा करके आपको, मतलब फिरा के आपको दिखाता है। तो जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है उसको उसको क्या कहा जाता है, उसको हमारे पास क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कनकेव मिरर, सॉरी। ठीक है जी। अब सॉरी, कन्वेक्स मिरर मतलब हमारे पास उत्तल दर्पण कहा जाता है, जो गाड़ियों में जो मिरर लगा होता है उसको। जो हमारे पास एटीएम में जो मिरर लगाया जाता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, वो भी कौन सा होता है उसको, वो भी होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। जो हमारे पास स्ट्रीट लाइटें होती हैं उसमें जो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो भी कौन सा होता है, कौन सा मिरर यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है कन्वेक्स। मतलब हमारे पास उत्तल जो हमारे पास मिरर होता है, दर्पण होता है, उसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कन्वेक्स, ये तो पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाड़ियों का जो रेयर व्यू होता है, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल में जो रेयर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, कन्वेक्स। मतलब हमारे पास उत्तल दर्पण जो होता है, कौन सा, उत्तल दर्पण। क्लियर है जी। चाहे हमारे पास कन्वेक्स हो चाहे हमारे पास कनकेव हो, हमेशा जो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। क्लियर है। एफ हमारे पास फोकल लेंथ होती है, यू हमारे पास जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो डिस्टेंस होता है, बी हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने आपको बताया था कि जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे रियल बनती है, कब इन्वर्टेड बनती है। जब हमारे पास देखो, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि हमारे पास जब इमेज इन्फिनिटी पे रखी जाएगी, मतलब रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, तो जो पोजीशन है इमेज की, जो हमारे पास उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ पे बनेगा, तो कहाँ पे बनेगा जी, फोकस पे बनेगा। और उसका जो साइज होगा वो बड़ा ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बड़ा छोटा होगा। और उसका जो नेचर होगा, जो हमारे पास इमेज बनी है, जो हमारे पास उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, और इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। मैंने आपको बोला कि सारे ही केसेस में हमारे पास जो इमेज है वो रियल बनती है, और जो हमारे पास एक ही केस में वर्चुअल बनेगी वो आगे आएगा। अब बोला गया कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जी, सेंटर से पीछे रख दिया, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा और उल्टा होगा।
फिर बोला कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसको कहाँ रख दिया, सेंटर पे रख दिया, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे बनेगी। और जितने साइज का ऑब्जेक्ट को होगा उतने ही साइज की हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। मतलब जितने साइज की हमने वस्तु रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी उतने साइज का बनेगा, और उसका जो हमारे पास नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर है जी। अब उसके बाद हमने बोला कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख दिया, सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द सी, कि मतलब जो हमारे पास सेंटर है उससे पहले। और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, लार्ज एंड लार्ज बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी, और रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। अब बोला गया हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जी, फोकस पे रख दिया। अब कहाँ पे बनेगी इमेज है, इन्फिनिटी पे बनेगी, और हाईली एंड लार्ज होगी, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी होगी, और जो हमारे पास उसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। ध्यान में रख लेना कि हमारे पास जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ही केस होता है जब हमारे पास जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो वो भी बता देता हूं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, फोकस और पोल के बीच में रख दिएगा यहाँ पे, तब हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, जो उसकी इमेज है वो एनलार्ज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। क्लियर है जी। तो ये केस है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए हमेशा जो हमारे पास चाहे ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रखा हो, हमेशा जो उसकी इमेज रहती है वो कैसी रहती है, वर्चुअल रहती है और सीधी रहती है। अगर हमारे पास रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो पोजीशन जो हमारे पास इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस और बिहाइंड द मिरर, मतलब बनेगी फोकस पे और मिरर से पीछे। मैंने बोला था अगर मिरर से पीछे इमेज बनती है तो वर्चुअल होती है, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है तो रियल होती है। और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी होगी, और उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, हमारे पास बड़ा ही मतलब उसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट, मतलब जो हमारे पास आभासी होगा और सीधा होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया तो हमारे पास जो इमेज बनेगी, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, और बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब बड़ी छोटी होगी, और उसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट मतलब सीधी। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें ताकि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, एक बात ध्यान में रखना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब होती है जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होती है जब हमारे पास लाइट जो है वो एक ही मीडियम में रहती है। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन तब होगी जब हमारे पास मीडियम चेंज नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, मीडियम में चेंज होगा। मतलब अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंगों का झुकना है। ठीक है, हमारे पास लाइट क्या होगी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके जो हमारे पास लो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लो क्या होते हैं, तो पहला तो वो सेम ही है कि हमारे पास देखिए यहां से लाइट आएगी, यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। ठीक है जी, ये नॉर्मल होगा, ये एक मीडियम है मतलब यहाँ पे हवा है। ठीक है, और यहाँ पे पानी है। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, ये करेगी, ये इंसिडेंट रे थी और ये क्या थी हमारे पास है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो पहला तो हमारे पास लो ये आ गया। दूसरा लो क्या बोलता है इसका, कि जो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास ये होता क्या है, इसको एन से लिखते हैं। इसने बोला, इसको बोलते हैं स्नेल्स लो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ओवर में साइन ऑफ आर
I/sin ऑफ r इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन लॉ। और इसको और किस नाम से बोला जाता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि n क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हर एक मीडियम का डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब पानी का अलग होगा, ठीक है, डायमंड का अलग होगा, जो हमारे पास ऑयल है उसका अलग होगा, ठीक है, उसको हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है इसको, या कांस्टेंट बोला जाता है। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है तब होगी जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तब रिफ्लेक्शन होगी। अब इसके कुछ फिनोमिनाज हैं कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फिनोमिना हो रहा है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेना इनको। जो हमारे पास मिराज बनता है और जो हमारे पास ल्यूमिंग प्रकाश में अपवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले ऑप्टिकल, जो हमारे पास ऑप्टिकल भ्रम होता है, मतलब जो हमारे पास इल्यूजन होती है, जैसे हमें लगता है मिराज क्या होता है, रेगिस्तान में हमें लगता है कि यहाँ पे पानी है बट वहाँ पे पानी नहीं होता है। लूमिंग क्या होती है? लूमिंग हमारे पास जो हमारे पास बर्फ में होती है, ठीक है, बर्फ में भी हमें जो बर्फ है वो चमकती हुई दिखाई देती है, तो वो जो होता है हमारा एक धोखा होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब धोखा होता है, बट वहाँ पे होता कुछ नहीं है। मिराज भी वही होता है। रेगिस्तान में आपने देखा होगा, मरुस्थल में आपने देखा होगा कि हमारे पास हमें भ्रम होता है कि हमारे पास, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है बट वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो उस फिनोमिना, वो जो फिनोमिना वो किस पे डिपेंड है? वो फिनोमिना किस पे है? रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में अगर कोई सिक्का गिरा हो, ठीक है, अगर यहाँ पे सिक्का हमने गिराया है तो सिक्का हमें यहाँ पे दिखता है, एक्चुअल में डेप्थ गिरा हुआ हमने गिरा, मतलब उसका तल यहाँ पे होता है बट दिखता हमें वो ऊपर है। तो ये भी किस फिनोमिना पे डिपेंड करता है? तो कौन से फिनोमिना पे है? रिफ्लेक्शन। दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि हम अगर कोई डंडा है, अगर उसको पानी के बीच में डालते हैं तो वो टेढ़ा दिखता है, मतलब टेढ़ा दिखता है, मतलब ऐसे दिखेगा हमें। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो हमारे पास कौन सा लॉ आएगा? रिफ्लेक्शन। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे पास कोई चीज जो है वो लाइट जो है हमारे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तब हमेशा जो हमारे पास लॉ लगेगा वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन लॉ। फिर है जो हमारे पास रेनबो बनता है, जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है वो कैसे होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द सन रेज बेंट थ्रू जो हमारे पास पानी की बूंदें होती हैं उन पे गिरती हैं और उस वजह से क्या होता है? हमारे पास रेनबो बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट होती है। क्लियर है जी बात? तो रिफ्लेक्शन के मैंने आपको जो फिनोमिना थे ये बात ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास कौन से फिनोमिना और है? जो हमारे पास लाइट है, अगर वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म पे पड़ती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलरों में, ठीक है, 7 कलरों में वो फैल जाती है। तो उस कलर उसमें जो जब ये फैलती है वो भी किस फिनोमिना की वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट की वजह से। तो जो हमारे पास रेड, जो हमारे पास ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट, ठीक है, तो जो हमारे पास व्हाइट लाइट है, अगर सन की लाइट किसी प्रिज्म पे पड़ेगी तो वो कितने में टूट जाएगी? 7 कलरों में टूट जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला, वो किस फिनोमिना पे है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। जो हमारे पास तारे चमकते हैं, ये भी पेपर में कितनी बार आ चुका है कि तारों का टिमटिमाना वो हमें किस फिनोमिना पे डिपेंड करता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन पे। तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस वजह से टिमटिमाते हैं, हमें क्यों लगते हैं? क्योंकि उसमें कौन सा फिनोमिना आता है? रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है, सन से आ रही है। बीच में क्या है? एटमोस्फेयर है, गैसेस है, मतलब मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब मीडियम चेंज होता है तो हमारे पास कौन सा फिनोमिना आता है? तब हमारे पास रिफ्लेक्शन आता है। क्लियर है? अब ये देखिए, हमारे पास ये है फिनोमिना। अब जब हमारे पास इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 होता है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 होता है, मतलब जो हमारी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है जी। अब डेंसर मतलब पार्टिकल पास पास में होंगे तो डेंसर, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो रेयर। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ पे इंसिडेंट करी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी।
जब हमारे पास लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तब हमारे पास ये जो रहती है टू वर्ड्स है, नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल की तरफ रहेगी। क्लियर है। अगर ये लाइट हमारे पास डेंसर से, डेंसर, ये डेंसर है मतलब ये पानी है, ठीक है, और ये हमारे पास हवा है। अगर हमारे पास डेंसर से किस में जाती है, हवा में जाती है, तो ये अवे फ्रॉम, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहती है, मतलब नॉर्मल से दूर। ये क्या है, नॉर्मल है। क्लियर है। ये बात ध्यान में रख लेना कि अगर हमारे पास लाइट ईयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल रहेगी, और जब हमारे पास डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगी। अब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो मैंने आपको n बताया था, n, उसको कैसे लिखेंगे? जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है, और जहां से जा रही है उसका क्या है, n1 है। तो जहां पे जा रही है उसको ऊपर लिखते हैं और जहां से आ रही है उसको नीचे लिखते हैं। तो n क्या हो गया हमारे पास, n2 ओवर में n1। ध्यान में रख लेना कि जिस मीडियम में जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे जा रही है उसको नीचे लिखते हैं, जो हमने स्नेल्स लॉ लिखा था। तो स्नेल्स लॉ को हम कैसे लिखेंगे, n2 ओवर में n1 इज इक्वल टू साइन आई ओवर में साइन आर सॉरी। तो साइन, ये हमारे पास कौन सा लॉ आ गया, स्नेल्स लॉ, मतलब साइन आई ओवर में साइन आर। क्लियर है जी बात। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब हमारे पास कौन सा फिनोमिना आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास ये जो फिनोमिना है इसमें क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो n होता है इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो हमारे पास स्पीड है किसकी, लाइट की, वो वैक्यूम में कितनी है, और जो हमारे पास स्पीड है लाइट की वो मीडियम में कितनी है। तो ये n का फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका कि आपसे पूछ लेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट निकाल दो, कहाँ पे, पानी में या ऑयल में, ठीक है। तो आपको ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख के रखा होगा। अब जो हमारे पास पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास कितना होता है, देखिए वो होता है 4/। क्लियर है, किसका, पानी का। अब मुझे यहां से वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, c/में। क्लियर है। अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पानी का कितना होता है, 4/3 होता है, मतलब ये 3 ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या बना, 9 × में 10⁸ ओवर में 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2.25, ठीक है जी, 2.25। तो जो हमारे पास वेलोसिटी रही पानी में तो वो कितनी रही, 2.25 × 10⁸ मीटर है पर सेकेंड। कि लाइट जो है हमारे पास किसी मीडियम में पानी में गई तो उसकी जो स्पीड थी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, इस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक बात ध्यान में रख लेना कि जब भी हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी दो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, और वो कौन सी है, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है उसका फेज एंगल। कि हमारे पास जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे हमारी लाइट वैक्यूम से पानी में जा रही है तो उसकी दो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक उसका जो हमारे पास फेज एंगल है। क्लियर है। और डू नॉट चेंज, बट वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी चेंज हो जाती है। इंपॉर्टेंट है कि वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। ध्यान में रख लेना कि इसकी दो चीजें चेंज नहीं होंगी, वो कौन सी है, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास में समझ आया होगा, और यहाँ पे जो जो मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमेशा हमारे पेपर में क्वेश्चन रहे हुए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे PYQ लेके आऊँगा तो उम्मीद करूँगा आप 50 में से 50 ही स्कोर अचीव करें।
क्लियर है जी बात। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।